हेलो स्टूडेंट, आ जाइए मैकेनिक्स के लेक्चर में। हम लोग फर्स्ट यूनिट खत्म हो गई, दूसरी यूनिट स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है। सेंट्रल फोर्स के बारे में हमने बताया हुआ था, ऐसे फोर्सेस जो केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करें, जिनकी जो क्वांटिटी लिखी जाए वो केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करे सोर्स से और जिस पॉइंट पर वो लग रहे हैं फोर्सेस, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस को सेंट्रल फोर्स कहेंगे। इन फोर्सेस के अंदर कुछ बॉडी, कुछ सिस्टम्स को स्टडी करना था, वो सारी चीज़ें हम लोग इस यूनिट में करते हैं सेंट्रल फोर्स के अंदर। तो देखो, सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो थी टू बॉडी प्रॉब्लम थी। टू बॉडी प्रॉब्लम reduced to one body प्रॉब्लम, यानी दो बॉडी प्रॉब्लम को हम लोग रिड्यूस करके वन बॉडी प्रॉब्लम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये आपका यहां पर बताया जाएगा किस तरह से करेंगे हम ये काम, ठीक है। देखिए, आ टू बॉडी प्रॉब्लम, ये सब कुछ सेंट्रल फोर्स के अंदर ही हो रहा है, यानी दो बॉडीज हैं, उन पर कोई सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रहा हो तभी, ठीक है। अ टू बॉडी प्रॉब्लम a two body problem involving central forces can always be reduced to the form of a one body। देखिए, a two body problem involving central forces can always reduce to the form of a one body problem thereby greatly simplifying calculations। अगर दो बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी में कन्वर्ट कर लें प्रॉब्लम के फॉर्म में, तो आसान हो जाएगी सारी की सारी कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशंस, a central force between two body particles, a central force, देखो कैसे करते हैं हम लोग इसको। a central force between two point particle are two uniform spherical bodies। कोई सेंट्रल फोर्स है जो दो पॉइंट पार्टिकल या दो यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडीज के बीच में एक्ट कर रहा है, ठीक है। बॉडीज एज वी नो, देखो ये कॉमा लग रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे रुक रुक करके। इज वन whose magnitude depends only upon their separation। बताया था आपको ना, depends only upon their separation, ठीक है। depends only upon their separation। ये बात हम लोग जान रहे हैं सेंट्रल फोर्स के बारे में, ठीक है।
A central force between 2 point particle are two uniform spherical bodies, as we know, is one whose magnitude depends only upon their separation. ये केवल उसके सेपरेशन पर ही डिपेंड करेगी, ठीक है, ये बात हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करिए, सपोज वी हैव टू पार्टिकल्स, सपोज वी हैव टू पार्टिकल्स of masses m1 and m2 whose instantaneous position vector position vectors whose instantaneous position vectors in an inertial frame are r1 and r2। देखो, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही r1 एंड r2 पोजीशन ली जा रही है उस दोनों बॉडीज की, ठीक है। बाद में इसी इनर्शियल फ्रेम को हम लोग लैब फ्रेम भी कंसीडर करेंगे, ठीक है, जो आपके बॉडी में, आपके सिलेबस में, बॉडी कह रहा हूं, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है लैब और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ कोऑर्डिनेट, वो यही पार्ट है, वो अलग से कोई टॉपिक नहीं है, वो इसी के अंदर इंक्लूड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अलग से पढ़ भी सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, पर इसी में समझते चलेंगे, बस समझना है उसको, उससे कुछ पूछता नहीं क्या होता है, उसको पूछेगा तो यहां से भी आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, with respect to the origin O, ठीक है, ऐसा मान करके चल रहे हैं। तो फिगर कैसे बनेगा, देखो, बनाओ, दो बॉडी होंगी यहां पर, जिनके अपने मासेस कौन कौन से होंगे, m1 और m2। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कुछ इस तरह से है, और इन दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है वो किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना है, देखो, वो भी दिया गया है। यहां पर मान लो ओरिजिन है O, यहां से इनके पोजीशंस वेक्टर दिए गए हैं r1 और r2, और इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर इसको मान लें वेक्टर यहां से यहां तक है, तो ये वेक्टर किसके बराबर होगा, देखो, वेक्टर r1 प्लस दिस इक्वल टू वेक्टर r2, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 बाय ट्रायंगल रूल। दिस प्लस दिस वेक्टर इसके बराबर होना चाहिए, तो इनको ऐड करो, देखो दोनों को, तो r2 के बराबर हो जाएगा, बस यही बात थी, ठीक है। देन क्लियरली फ्रॉम फिगर, separation between them is वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, ठीक है, ये सेपरेशन है इन दोनों के बीच का, और ये किसके बराबर है, वेक्टर r के, मान लो, ठीक है। देखो हमने क्या कंसीडरेशन किया था, सपोज वी हैव टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 whose instantaneous position vectors in an inertial frame be r1 r2 with respect to the origin O, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इनके बीच का सेपरेशन r2 माइनस r1 आ गया। ये दोनों बॉडीज हैं जो सेंट्रल फोर्स के बीच में रखी हुई हैं, यानी इन पर सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रहा है, कोई फोर्स इन दोनों पर एक्ट कर रहा है, वो सेंट्रल फोर्स है, वो इन दोनों को एक्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा,
तो दैट इफ, पहले ये लिख लें हम लोग ये बात, इफ these system या these bodies masses, if these masses की स्पेलिंग का देखो क्या किया है, are kept under the central force, then if these masses are kept under the central force, then the force exerted by mass m1 to mass m2 will be, देखो कितना फोर्स का अमाउंट लगेगा, these masses are kept under the central force, ठीक है, इन दोनों मासेस को सेंट्रल फोर्स के अंदर रखा गया है। वो सेंट्रल फोर्स कहां से जनरेट हो रहा है, यही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इन दोनों के बीच में लगेगा, वही फोर्स। तो क्या हो जाएगा, देखो मास m1 की वजह से m2 पर जो सेंट्रल फोर्स एक्ट करेगा उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं वेक्टर साइन F12 से, ठीक है। ये वेक्टर किसके बराबर होगा, देखो जो सेंट्रल फोर्स एक्ट करेगा मास 1 की वजह से सेकेंड पार्टिकल पर, उसको हमने F12 से डिनोट किया है, उसका अमाउंट जो आएगा देखो कैसे आएगा, मान लेते हैं अभी के लिए इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किस तरह का लग रहा है, m1 dr1 बाई कुछ इस तरह का फोर्स लग रहा है सेकेंड बॉडी पर फर्स्ट बॉडी की वजह से, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरह का सेंट्रल फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, बॉडी सेकेंड पर फर्स्ट की वजह से m2 dr2 होगा यहां पे बाई dt स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली द फोर्स ऑन बॉडी m1 due to body m2 will be F21 हो जाएगा, उसको हम डिनोट कर रहे हैं, यानी दूसरे की वजह से पहले पर क्या हो जाएगा, m1 dr1 डबल डेरिवेटिव होगा इसका बाई dt स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरह से फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो जो फोर्सेस लग रहे हैं इन दोनों बॉडीज पर, देखो इसको इस तरह से लिया गया है, एक्चुअली है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, पर अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगता है और वो बॉडी फोर्स जब दिखाएगी किस तरह से दिखाएगी, ऐसा लगेगा कि वो बॉडी उसके मास और उसके एक्सीलरेशन के बराबर होगा। वो फोर्स, किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स उस बॉडी पर मास और उस बॉडी पे लगा हुआ जो एक्सीलरेशन है उसी के अमाउंट के बराबर होगा ना। दो बॉडी पर फोर्स लगेगा एक दूसरे की रिस्पेक्ट में तो मोशन करेंगी, ये दोनों बॉडी अगर मूव करेंगी
तो क्या होगा, ये दोनों बॉडी पर लगा फोर्स कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, पहले की वजह से दूसरे पर m2 इंटू डी आर टू बाई डी टी स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन है, जिसकी पोजीशन जिस तरीके से बदलेगी वही तो होगा m इंटू ए। और यहाँ पर जो लिखा गया है दूसरे बॉडी की वजह से पहले पर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरह से। पर न्यूटन्स लॉ से क्या पता चलता है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। सिंस बोथ द फोर्सेस, लिखो यहां पर, बोथ द फोर्सेस acting along the line joining m1 and m2, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्मेट तो ग्रेविटेशनल है, पर ये दोनों फोर्सेस देखो कुछ इस तरह से लग रहे हैं। ये फोर्स है फर्स्ट पर दूसरे की वजह से, ये फोर्स है दूसरे पर पहले की वजह से। तो दोनों की डायरेक्शन अट्रैक्टिव नेचर के हैं और एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है और इसी लाइन ज्वाइनिंग की डायरेक्शन में ये डायरेक्शन दी गई है, ठीक है। इतनी बातें हैं यहाँ पर, ध्यान से एक एक टूल समझिएगा क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी समझने में, ठीक है। अब देखो इस तरह से दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यहां पर, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये बॉडी एक दूसरे को आपस में खींच रही है, भले इसी बात को लिखा गया कि इनको सेंट्रल फोर्स के अंदर रखा गया है, जबकि ये खुद ही जनरेट कर रही है, कहीं कोई फोर्स का रीजन नहीं जहां पे इनको एग्जर्ट किया गया। ये जहां पर भी रखी गई हैं किसी भी एब्सोल्यूट या कहें कि आइसोलेट सिस्टम में, किसी भी आइसोलेट रीजन में इन दोनों बॉडी को रखा गया है, जहां पर किसी आइसोलेट का मतलब ये होगा कोई अदर बॉडी का कोई इफेक्ट नहीं है, वो दोनों बॉडीज आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगी। पर उन फोर्सेस को कुछ इस तरह से लिखा गया है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो अमाउंट F = G m1/r², वो नहीं लिखा गया है, क्योंकि उस फोर्स की वजह से जो इसमें मोशन होगा इन दोनों बॉडी का आपस में, जो भी मोशन होगा वो इसी तरह से लिखा जाएगा। कोई बॉडी अगर मास m की है और a एक्सीलरेशन से मूव कर रही है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, m इंटू a, वही हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट बॉडी को लिखा है m1 इंटू दिस, इसकी पोजीशन किस तरीके से टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रही है, पहली बार बदल रही है तो वेलोसिटी और दूसरी बार एक्सीलरेशन, तो यही बात लिखी गई है, ठीक है। और इस पर कोई अनदर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, ये बात भी मान करके चलिएगा, ठीक है। सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, we have, in accordance with Newton's third law, we have in accordance, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, जो एक्शन है वो रिएक्शन के बराबर होगा, यानी जो इस पर फोर्स लग रहा है और जो इस पर फोर्स लग रहा है वो दोनों अमाउंट बराबर होगा। दो बॉडी आपस में इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का फोर्स लगाएंगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो। विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, F12 ये बराबर होगा माइनस F21 वेक्टर के, ठीक है। ये वैल्यू ट्रू है, ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं वेक्टर F के बराबर या F इंटू आर कैप। आर कैप कौन सी डायरेक्शन है, देखो इसको हमने वेक्टर R से अगर डिनोट कर दें, ये वैल्यू R2 - R1 को
तो आर कैप की डायरेक्शन यही डायरेक्शन होगी, लाइन ज्वाइनिंग द डायरेक्शन। तो ये फोर्स जो होगा वेक्टर एफ, इसकी डायरेक्शन आर कैप की ही डायरेक्शन में है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका बराबर है पर डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, ठीक है। नाउ अब आ जाइए इन दोनों इक्वेशन से जो लिखी गई हैं 1 and 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, देखो इक्वेशन 1 and 2 से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, dr1 बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, देखो वेक्टर f बाई m1 के, क्योंकि इसको हमने वेक्टर f ले लिया, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं f r कैप बाई m1। इसी तरह से dr2 बाई डी टी स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, ये भी वेक्टर f बाई m2, और इसको क्या लिखा गया, f r कैप बाई m2, ठीक है। और यहां पर डायरेक्शन इसको निगेटिव लिया जा रहा है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला फोर्स लग रहा है F21, उसकी डायरेक्शन इधर है, वो वेक्टर r की डायरेक्शन से मैच कर रही है, तो r कैप उसकी डायरेक्शन में लिख लिया गया आसानी से। और ये वाला जो फोर्स है ये इधर लग रहा है, वो r कैप के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस हमारे इस तरह से लिख लिए गए हैं। अब क्या करें, देखो ये डबल डेरिवेटिव है, ध्यान दीजिएगा। अब दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम लोग तब, या दोनों एक्सीलरेशन को, नाउ d2r1 बाई डी टी स्क्वायर माइनस d2r2 बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, f कॉमन हो जाएगा 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 इंटू आर कैप, ऐसे लिख दिया जाएगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहां पर 1 बाई m1 और 1 बाई m2 को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 बाई m1 और 1 बाई m2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले तो इसको लिखें डी डबल डेरिवेटिव ऐसे, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 ऐसे लिख दें, इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा f बाई म्यू इंटू आर कैप। देखो क्या किया जा रहा है, 1 बाई m1 हियर, 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 इक्वल टू 1 बाई म्यू, इसको इसके बराबर ले ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो म्यू क्या आ जाएगा, देखो m1 m2 अपान m1 प्लस m2, ये रिड्यूस मास होगा, इसी को बोलते हैं म्यू इज कॉल्ड reduced mass of the masses m1 and m2, ठीक है। इन दोनों का रिड्यूस्ड मास है ये, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर देखो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है कि गड़बड़ कर दिया गया है कुछ। r2 माइनस r1 की डायरेक्शन में हमने r कैप को लिया, वेक्टर r कैप को,
ये डायरेक्शन इधर है, यानी F21 की जो डायरेक्शन है वो आर कैप के साथ होगी, यही, और इसकी डायरेक्शन माइनस आर कैप के साथ होगी। ठीक है, दोनों को घटा करके लिख दिया तो दोनों ऐड हो गया, ये भी ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट किया दोनों को, तो इसको हमने अलग अलग लिख दिया, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, यहाँ पर म्यू ले लिया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा d2/dt²। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो सकता है, वेक्टर R माइनस में और माइनस साइन इधर दे दें तो F/μ इंटू आर कैप, ये आ गई आपकी इक्वेशन बन करके। ठीक है, और F को हम क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस एफ इंटू आर कैप, ये वेक्टर F के बराबर है, ये कैसे लिखा जाएगा, म्यू इंटू d2 वेक्टर R/dt² और माइनस साइन के साथ, ये फोर्स हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो दो बॉडी प्रॉब्लम थी जिन पर फोर्स लग रहा था F12 और F21, उसको सिंगल फोर्स में हमने रिड्यूस कर दिया है कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से सिंगल फोर्स में रिड्यूस किया है और उसका अमाउंट ये आ गया है। अगर उस दोनों बॉडी का रिड्यूस मास म्यू ले लें और उसका एक्सेलरेशन इतना हो तो फोर्स जो आएगा आपका कुछ इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, F इक्वल टू माइनस साइन अगर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं यहाँ से, म्यू d2, इसको वेक्टर r डैश ले लीजिए बाई dt²। ठीक है, यहाँ पर फेयर वेक्टर r डैश जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 होगी। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो दो बॉडी प्रॉब्लम जो थी उसको सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये फोर्स का अमाउंट आ गया हमारा। अब हम लोग इसमें और क्या निकाल सकते हैं, देखो जो मास आया है म्यू, ये मास कौन सा मास है, म्यू जो है ये रिड्यूस मास है। इस रिड्यूस मास को किस तरह से स्टडी करें, ये तो दो बॉडी मूव करें तो उसकी अलग अलग स्टडी हो सकती है, पर एक सिंगल मास में जब कन्वर्ट हो गई है उसकी पोजीशन क्या होगी वो निकाला जाए और उस पर इन दोनों का रिड्यूस मास रखा जाए और उसकी मोशन को स्टडी किया जाए तो दोनों बातें बराबर ही होंगी। ठीक है, ये दो बॉडी मूव कर रही है, इसकी जगह पर एक रिड्यूस मास हमने रखा जो निकाला म्यू, उसको अब किस पोजीशन पर रखा जाए उस पोजीशन को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इससे हम निकाल सकते हैं कि ये दोनों बॉडीज का जो आपका सेंटर ऑफ मास है वहां पर रिड्यूस मास म्यू को रख दिया जाए और ये आर डैश जो पोजीशन आई हुई है ये क्या है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी। ये कहां पर होगी, इसको अगर हम लोग डिनोट कर लें तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर इस मास को, म्यू मास को पुट करके उस बॉडी को मूव कराएं और उसका स्टडी करें तो ये दोनों बातें बराबर होंगी। ठीक है, जो अलग अलग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास उसका कैसे निकल करके आएगा, देखो now for any instant m1 into vector r1 plus
m2 इंटू वेक्टर r2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वेक्टर rcm। यानी जो मोमेंट होगा इन दोनों बॉडी का, जो अलग अलग मोमेंट होगा उसका सम दोनों बॉडी के इक्वल मास और उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका जो मोमेंट हम ले रहे हैं वो बराबर ही होगा। ठीक है, फॉर एनी इंस्टेंट मोमेंट ऑफ द टू बॉडी, सेपरेट मोमेंट जो आएगा m1r1 प्लस m2r2 ये किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2 इंटू वेक्टर rcm, यानी सेंटर ऑफ मास का वेक्टर जो पोजीशन होगा उसके मल्टीपल के बराबर होगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जो ये आया हुआ है क्वांटिटी ये हमेशा होल्ड करेगा। ठीक है, तो वेक्टर r1 यहां से निकाल लें अगर हम लोग, क्या आएगा देखो, इस इक्वेशन से वेक्टर r1 होगा जो वो कितना आएगा, देखो वेक्टर r1 जो आपका आ जाएगा वेक्टर rcm, ये हो गया प्लस m2 इंटू वेक्टर r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कुछ इस अमाउंट के बराबर आएगा। कैसे आया, देखो m2 इंटू वेक्टर r है, ये r2 नहीं है वेक्टर r है। ठीक है, वेयर वेक्टर r इक्वल टू क्या है, वेक्टर r डैश है, यहाँ पर वेक्टर r डैश इक्वल टू वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। ठीक है, ये है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। r1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो मोमेंट की इक्वेशन लिखी गई है ये सेंटर ऑफ मास इक्वेशन से लिखी गई है, ये ध्यान दीजिएगा। जब सेंटर ऑफ मास हमने बताया हुआ है डिफरेंट सिस्टम का, तो ये नाउ फॉर एनी इंस्टेंट मोमेंट ऑफ द सिस्टम will follow this equation। जो मोमेंट होगा पूरे सिस्टम का कुछ इसी तरह से ही फॉलो होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी इंस्टेंट, ये मोमेंट्स में हमने बताया था कि दो बॉडी है या ढेर सारी बॉडी है, अगर उनका सेंटर ऑफ मास कहीं पर है तो यम टोटल मास m इंटू आर वो मोमेंट जो होगा, यानी ये सेंटर ऑफ मास का अगर ले लें हम लोग कोऑर्डिनेट वेक्टर r पोजीशन और इसमें टोटल मास से मल्टीप्लाई करें, ये किसके बराबर होगा, m1r1 प्लस m2r2, टोटल जो मोमेंट अलग अलग होंगे बॉडी के उसके बराबर होगा। ठीक है, ये बात हमने पहले ही बताई हुई है जब सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट कराया था, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं और कुछ नहीं। ठीक है, वही चीज यहां पर हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब देखिए ये बात जो लिखी गई है m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू वेक्टर r डैश, ये कैसे लिख सकते हैं, देखो वेक्टर r डैश का अमाउंट इतना है, अब हम लोग r2 की जगह पर यही पुट कर दें तो r2 क्या आ जाएगा, r2 आ जाएगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r डैश, और यहां पर रखो तो वेक्टर r1 यहाँ पर रख दोगे r2 की जगह पे तो m2 क्या हो जाएगा, m2 इंटू वेक्टर r1 माइनस m2 इंटू वेक्टर r डैश ऐसे, और यहाँ पर पहले से ही m1 इंटू वेक्टर r1 है इक्वल टू क्या है, m1 प्लस m2 इंटू वेक्टर rcm। यहाँ से वेक्टर r1 कॉमन ले लिया
और इसको उस तरफ भेज दिया तो m2 इंटू वेक्टर r डैश, ये r डैश है, r1 नहीं है, प्लस m1 प्लस m2 इंटू वेक्टर RCM है। इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो नीचे आ जाएगा और इसमें कट जाएगा तो वेक्टर RCM प्लस दिस, यही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और कोई बात नहीं है नई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग वेक्टर R2 को लिखें तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा यही सब, केवल क्या बदलेगा, सिमिलरली वेक्टर R2 विल बी वेक्टर RCM प्लस m1 इंटू वेक्टर r डैश m1 इंटू वेक्टर r डैश अपान m1 प्लस m2। ठीक है, ये वैल्यू लिख दी जाएगी वेक्टर R2 की, साइन यहां पर निगेटिव आएगा, उसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, वेक्टर R1 और वेक्टर R2 आपके ऐसे कैलकुलेट होकर के आ गए। ठीक है, अब देखो जो रिड्यूस्ड मास है म्यू क्या है, म्यू यहां पर m1 m2 अपान m1 प्लस m2 है। ठीक है, तो m2 अपान m1 प्लस m2 क्या होगा, म्यू बाई m1, और m1 अपान m1 प्लस m2, अगर हम देखो कहां तक पहुंचे थे, इक्वेशन 3 लिए थे, इसको हम नाम दे दें इक्वेशन 4, और चले इसको इक्वेशन 5। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 म्यू बाई m1 इक्वल टू क्या होगा, m2 बाई m1 प्लस m2, और म्यू बाई m2 क्या हो जाएगा, m1 बाई m1 प्लस m2। ये वैल्यू हो जाएगी, इसको पुट करें, पुटिंग दिस इनटू above इक्वेशन वी गेट, इसको ऊपर इक्वेशन में पुट करें तो क्या मिलेगा, देखो ये सारी वैल्यू पुट करें तो R1 R2 मिल जाएगा, फिर से वेक्टर R1 क्या हो जाएगा, वेक्टर RCM प्लस म्यू बाई m1 इंटू वेक्टर r डैश और वेक्टर R2 क्या आ जाएगा, वेक्टर RCM प्लस, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर साइन प्लस नहीं है, माइनस म्यू बाई m2 इंटू वेक्टर r डैश। ये आ गई इक्वेशन दोनों बन करके, इनका नाम कुछ दे दीजिए। कहां तक पहुंचे थे हम लोग, इक्वेशन 5 तक पहुंचे थे। इन दोनों इक्वेशन को ज्वाइंट इक्वेशन को इक्वेशन 6 नाम दे दीजिए। ठीक है, दोनों की जरूरत पड़ेगी तो एक साथ ही पड़ेगी। ठीक है, ये आ गया। नाउ if we consider origin at the center of mass of these two particles, then we write वेक्टर RCM इक्वल टू 0 वेक्टर। देखो अगर हम लोग ओरिजिन को इसी पर शिफ्ट कर दें, इनके सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो पोजीशन है वहीं पर ओरिजिन रख लें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी वहां से।
और इन दोनों की जो वैल्यू आएगी R1 R2 की पोजीशन क्या आ जाएगी, नाउ बाई 6 R1 क्या हो जाएगा म्यू बाई M1 इंटू वेक्टर R डैश और R2 आ जाएगा माइनस म्यू बाई M2 इंटू वेक्टर R डैश। ये आ जाएगी इन दोनों की नई पोजीशन। और इसको जब ओरिजिन को यहीं पर शिफ्ट कर देंगे तो हमने बताया था इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम, यानी इसको जो हम पूरी बॉडी को कंसीडर कहाँ पे कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉडी थी शुरुआत में इसको हम लोग लैब फ्रेम से कंसीडर कर रहे थे, तो यही केवल डिफरेंस है, ठीक है। इसको इनर्शियल फ्रेम में हमने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। इन एन इनर्शियल फ्रेम R1 R2 जो पोजीशन आई थी वो क्या आई है, ये आई है, कितनी आई हुई है पोजीशन फॉर लैब फ्रेम, और ये फॉर सेंटर ऑफ मास फ्रेम। जब यही सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो पोजीशन बदल जाएगी इस तरह, ठीक है। यही अंतर आएगा इन दोनों में। तो ऑब्जर्वेशन जब करेंगे लैब फ्रेम से तो कुछ इस तरह का, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कुछ इस तरह का, ठीक है, दोनों बॉडीज का। यहाँ पर रिड्यूस मास के बारे में आपने दो बॉडी के रिड्यूस मास को देखा कैसे निकालते हैं, सिंपल है। दो बॉडी दी गई है, मान लो ऐसे है कैपिटल M1 और कैपिटल M2 मास की, इनका रिड्यूस मास क्या होगा 1 बाई म्यू इक्वल टू 1 बाई M1 प्लस 1 बाई M2। ऐसे इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या आएगा M1 M2 अपान M1 प्लस M2, ये बराबर आएगा म्यू के, यही आएगी वैल्यू दोनों बॉडी का रिड्यूस मास। और इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे हम लोग, वो फार्मूला हम लोग मोमेंट से निकालेंगे कि मोमेंट जो होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट टोटल बॉडी का जो टोटल मास है उससे मल्टीप्लाई करें और इंडिविजुअल मोमेंट लें, उनका सम करें, ये वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, यहाँ से सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। अब लैब फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना मॉडिफिकेशन कर देंगे दोनों की पोजीशंस में, ठीक है। R1 R2 निकल आया। अब ये R1 R2 आप फोर्स की इक्वेशन में रख करके और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कितने अमाउंट का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने टू बॉडी प्रॉब्लम को इस तरह से स्टडी किया, ठीक है। अब यही चीज ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर देखी जाए। ये दोनों बॉडी जरूरी नहीं था कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगे, पर मास M1 M2 था, हमने बता दिया। हो सकता है इसमें चार्ज हो, चार्ज के अकॉर्डिंग फोर्स लगे, सेंट्रल फोर्स। तो समझ लो ये सेंट्रल फोर्स के अंदर रखी गई है जिन पर सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रहा है एक दूसरे की वजह से एक दूसरे पर। अब यही केस अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए स्टडी करें, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है देखो, मोशन इन एन इनवर्स स्क्वायर फील्ड, ठीक है। वो यही है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर फोर्स होता है जिसमें फोर्स जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में वेरी करता है, ठीक है। तो इस बॉडी को, टोटल बॉडी को हम उसमें भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद बचता है आपका केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ जो है आपका, वो आपका एक दिन का पूरा टॉपिक है अच्छे से ठीक ठाक, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो यहाँ पे रिड्यूस मास क्या होता है वो पूछे तब लिखिएगा, या सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अकॉर्डिंग कैसे बॉडी का वो पोजीशन वगैरह बदलेगा। तो जो कुछ भी पूछेगा ये एक सिंगल वो है टॉपिक है जिसमें सब कुछ आ रहा है, ठीक है। टू बॉडी रिड्यूस प्रॉब्लम इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम, इसमें इसी अकेले में सारा कुछ आ गया आपका। सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है, लैब फ्रेम क्या होता है, और जो बॉडी पर फोर्स लग रहा है वो अगर ग्रेविटेशनल है वो हम बताने जा रहे हैं, मोशन अंडर द इनवर्स स्क्वायर फोर्स। और यहाँ पर बॉडी का रिड्यूस मास कैसे निकालेंगे वो भी पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही उसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ लैब फ्रेम में, लैब फ्रेम और सेंटर फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे बदलेगी, ठीक है।
सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है। अब आ जाता है आपका केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर फोर्स, ये लिया जाए तब, ठीक है। वही कंसिडरेशन होगा जो वहां पर हुआ था, सब कुछ वैसा ही चलेगा, ठीक है, कोई विशेष अंतर नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। वहां पर जैसे आया था वैसे ही यहां पर भी हम लोग इसकी भी स्टडी करेंगे, ठीक है। as we know the gravitational force of attraction of two particles, दो ही पार्टिकल की चर्चा हो रही है बस, आर बॉडीज of masses m1 and m2 is given by कैसे दिया गया देखो, वेक्टर f इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, कुछ इस तरह से, ठीक है, और इंटू r कैप। ध्यान दीजिएगा r कैप जो है वो आपकी डायरेक्शन है, लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस m1 एंड m2, ठीक है। फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन या मोशन ऑफ बॉडीज इन सेंट्रल फोर्स, ये प्रीवियस सेक्शन ये भी था एक तरीके से, नाम इसका ये भी कह सकते हैं। सेंट्रल फोर्स के अंदर जो फोर्स F है वो किसके बराबर आया था, देखो प्रीवियस सेक्शन से जो फोर्स F है हमारा, इस इक्वेशन से देखो 5 से म्यू d2r'/dt² के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है। तो इसको हम लोग यहां पे लिख सकते कि नहीं, F इक्वल टू म्यू d2 वेक्टर r'/dt², ये फोर्स का अमाउंट इसके बराबर है। और यहां पर क्या आया हुआ है, वही अमाउंट माइनस जी m1 m2 अपॉन r² इंटू r कैप। देखो r कैप जो है इज यूनिट वेक्टर along the direction वेक्टर r। ध्यान दीजिएगा जो फिगर है वो यही है, वो नहीं बदला, डायग्राम जो यहां पर है वो यही वाला है, ठीक है, उसी से हम लोग सारी स्टडी कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। और r कैप यूनिट वेक्टर r की डायरेक्शन में है, तो r डैश की डायरेक्शन देखो क्या होगी, यहां पर r डैश की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी r कैप के जस्ट अपोजिट, माइनस साइन। तो माइनस माइनस साइन हम लोग कंपनसेट भी कर सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग अपने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पर यहां पर जरूरत नहीं है। हियर the motion of particle m1
with respect to particle m2 here motion of particle m1 with respect to particle m2 would be the same as that would be the same as that of a particle of reduced mass mu under the attraction of a fixed mass or a fixed center m2 under the attraction of a fixed mass। ठीक है, ये बात कही जा रही है। जो मोशन होगा पार्टिकल m1 का विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल m2 वो कैसा लिखा जाएगा, वुड बी द सेम एज दैट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ रिड्यूस मास म्यू अंडर द अट्रैक्शन ऑफ ए फिक्स्ड मास। जैसे कोई म्यू मास का पार्टिकल है वो किसी फिक्स्ड मास के अट्रैक्शन में मोशन कर रहा है, उसी मोशन को हम लोग m1 का मोशन m2 के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। ये बात दोनों बराबर होगी। इस इक्वेशन से ये कंक्लूजन निकल के आती है। ठीक है, हालांकि इक्वेशन आप मोशन वगैरह के बारे में हम लोग नहीं चर्चा कर रहे हैं कि उसको निकालें डिराइव करें कैसी होगी, पर इसी से उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, इसी इक्वेशन से जब जरूरत पड़ेगी तब, पर यहाँ पर आपके सिलेबस में वो बातें नहीं हैं। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के जगह पर किस तरह से वैल्यू बदलेगी। जो ये म्यू डी आर डी टू डी स्क्वायर है ये कुछ इस तरह से रिप्लेस होकर के लिखा जाएगा। ठीक है, ये है आपका कंक्लूजन यहां से, मोशन अंडर द इनवर्स स्क्वायर फोर्स। ठीक है, यही इक्वेशन मेन है, छोटी सी इक्वेशन है, इसको स्टार नाम दे दीजिए। इसी इक्वेशन के बारे में जानना था। ठीक है, अब आगे जो आपका टॉपिक है वो है केपलर्स लॉ का टॉपिक। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर हमारा यहीं पर एंड हो रहा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर था क्योंकि हमने काट छांट के पढ़ाया है, एक साथ मर्ज किया काफ़ी चीज़ों को, तो ताकि कुछ भी पीछे पूछे वहाँ पर आप ये टॉपिक पढ़े हैं तो आपसे रिड्यूस मास के बारे में पूछे वो भी आप डिराइव कर लीजिए, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स पूछे वो भी बता दीजिए। अगर पूछता है लैब फ्रेम क्या होता है और सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है वो उसके बारे में भी यहाँ पर दिखा सकते हैं कि बॉडी का दो बॉडीज का मोशन कैसे बदलेगा लैब फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, यानी उनकी जो पोजीशंस हैं वो कैसे लिखी जाएंगी उसके बारे में भी बता दीजिए। ठीक है, इतनी बारें। और फिर मोशन अंडर द इनवर्स स्क्वायर फोर्स वो कैसे होगा, वो यहाँ पर केवल जो रिड्यूस मास वाला है वो फोर्स इस फोर्स के इक्वल में आ जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू इस तरह से निकल कर चली आएगी। बचता है केपलर्स लॉ, उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड हो रहा है। थैंक यू।